ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनस्टेबिलिटीज इन अ पिंच्ड प्लाज्मा कॉलम। प्लाज्मा में जो इनस्टेबिलिटीज होती है वो यूजुअली दो टाइप की होती है, किंक स्टेबिलिटी एंड नेक स्टेबिलिटी। पहले उनके बारे में अपन डिटेल से पढ़ लेते हैं, मतलब उनको समझ लेते हैं डायग्राम से। सो यहाँ पे देखो, किंक स्टेबिलिटी हमारे पास फर्स्ट टाइप का है। एक सिलेंड्रिकल कॉलम हमने लिया है प्लाज्मा का। तो रिमेंबर वन थिंग कि प्लाज्मा का कॉलम है, इसका मतलब कोई सॉलिड मटेरियल से बाउंड्री नहीं बनी हुई है, क्योंकि हमने मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सो जो वो हवा में रह सकता है प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड उसको मेंटेन करके रखती है। तो सपोज सीधा सिलेंड्रिकल कॉलम बना हुआ था इस कंडीशन में, फर्स्ट जो पिक्चर है उसमें आपको दिख रहा होगा। और फोर्स हमने देख ही लिया था, माइनस का डेल पी और जे क्रॉस बी है। इसे 1/c को आप हटा दीजिए, ये सीजीएस गाउसियन यूनिट की वजह से लगी हुई है। सो हमारे पास फोर्स यहाँ पे ये था, बाकी जो टर्म हमने अवॉइड कर दिया है। इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होगा, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ये जो कंडीशन है वो हमें क्या मिल जाएगी, जीरो मिल जाएगी। अब प्रीवियस लेक्चर में हमने जहां पर हमने पिंच इफेक्ट के बारे में देखा था, तो हमने देखा था कि जे क्रॉस बी जो है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो सिलेंडर के एक्सिस की तरफ होती है, सिलेंड्रिकल कॉलम के एक्सिस की तरफ होती है। जे की डायरेक्शन वर्टिकल होती है। मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें ये ऑरेंज कलर की बनी हुई है आपके पास में, ठीक है। और रेडियल डायरेक्शन में ये देखो, रेडियल डायरेक्शन में ये रेडियल डायरेक्शन में इस तरह से आपके पास सेंटर की तरफ जो है वो जे क्रॉस बी का फोर्स लग रहा है। तो प्लाज्मा जो है उसको सेंटर की तरफ धक्का दिया जा रहा है, लेकिन इस वक्त ये पूरे सिलेंडर के ऊपर लग रहा है, इसलिए सिलेंडर का शेप जो है वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। सपोज किसी रीजन से वहां पर छोटा सा पर्टर्बेशन हो जाता है, किसी रीजन से स्मॉल पर्टर्बेशन आ जाता है। मतलब कभी कभी होता है ना, जैसे कोई वर्टिकल हवा का कॉलम है और हवा कहीं पे तेज बही तो किसी रीजन से डिफॉर्मेशन आ गया। तो अभी हम डिफॉर्मेशन किस वजह से आया वो हम काउंट नहीं कर रहे हैं, बट मान लीजिए हल्का सा डिफॉर्मेशन आया और सिचुएशन ऐसी हो गई, हल्का, ये अपने आप हुआ है। सेकंड पिक्चर में जो आपको दिख रहा है वो अपने आप हुआ है, लेकिन इससे क्या होगा, अब इससे यहाँ पर आपके पास देखिए सिचुएशन क्या हो जाएगी। ये जो अपने आप डिस्टर्बेशन आया है यहाँ पे, इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे इस टाइम पे, जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पर बनाती हूँ। ये कॉलम इस तरह से हो गया आपका, इतना डिफॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल इस तरह से बने, मैग्नेटिक फील्ड के सर्कल आपके पास इस तरह से बने। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिए कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें काफी क्लोज है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा मिलेगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें फैली हुई है दूर दूर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। तो जे क्रॉस बी जो फोर्स है वो यहाँ पर ज्यादा होगा, और बाहर की तरफ जो जे क्रॉस बी है वो यहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पर जे क्रॉस बी कम होगा और यहाँ पर जे क्रॉस बी फोर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और हमें पता है कि फोर्स की स्ट्रेंथ कैसी थी, अंदर की तरफ थी, रेडियली थी। तो ये जो डिफॉर्मेशन गलती से आ गया, इसकी वजह से यहाँ पर रेडियल अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, जे क्रॉस बी लगेगा, ठीक है। इधर भी लग रहा है जे क्रॉस बी, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो बाहर की तरफ यानी राइट हैंड साइड में कम है, लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर कम है। सो ये इसको अंदर की तरफ और पुश कर रहा है, तो इसका और ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाएगा। मतलब अगर पर्टर्बेशन देने से हल्का सा डिस्टर्बेंस इस तरह से आया है, सो आप यहाँ पर देखिए कि जे क्रॉस बी, ये सी को भूल जाइए, जे क्रॉस बी वन में, वन मतलब ये यहाँ पे वन और ये टू लोकेशन यहाँ पे है। लोकेशन वन पे जे क्रॉस बी की वैल्यू लोकेशन टू पे जे क्रॉस बी की वैल्यू से ज्यादा होगी, जिसकी वजह से इस कॉलम पे अंदर की तरफ और पुश लगेगा और इसका डिफॉर्मेशन बढ़ जाएगा। सो दिस डिफॉर्मेशन विल कीप ग्रोइंग। सो ये वाला जो इनस्टेबिलिटी होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा इनस्टेबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर वो सबसे ज्यादा क्या था, स्टेबल। तो अगर उसमें हल्का सा पर्टर्बेशन आ जाता है तो उसकी वजह से उसमें एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है, ये डिफॉर्म प्लाज्मा हो चुका है, इसे हम कहते हैं किंक स्टेबिलिटी। ठीक है, एक टाइप की स्टेबिलिटी ये हो गई। दूसरे टाइप की स्टेबिलिटी होती है नेक स्टेबिलिटी या फिर सॉसेज इनस्टेबिलिटी, नेक इनस्टेबिलिटी या फिर सॉसेज इनस्टेबिलिटी। अगेन फोर्स की वैल्यू वही है, ठीक है। इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम में सिलेंड्रिकल कॉलम वर्टिकल था और आपके पास कंडीशन वही थी, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में फोर्स जीरो हो जाएगा। अब मान लीजिए अगेन स्मॉल पर्टर्बेशन हुआ, इस बार स्मॉल पर्टर्बेशन ऐसा हुआ कि यहाँ बीच में, मतलब सिलेंड्रिकल कॉलम जो था वो बीच में थोड़ा सा अंदर की तरफ घुस गया, दोनों साइड से, दोनों साइड से मतलब यूनिफॉर्मली, तो इधर से भी अंदर घुस गया और इधर से भी अंदर घुस गया, तो उसमें कॉन्ट्रेक्शन आ गया बीच में। ऊपर से वो खुला हुआ है अभी भी, ऊपर से उसकी डायमेंशन सेम है, ठीक है, लेकिन बीच में वो अंदर की तरफ किसी रीजन से स्मॉल पर्टर्बेशन की वजह से वो अंदर चला गया। तो अब क्या होगा, अब हमारा जे क्रॉस भी हमें निकालना पड़ेगा। सो इस कंडीशन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें यहाँ पर तो इस तरह से थी, करेक्ट,
और वो बड़ा सर्कल बन रहा था, अब यहाँ पर उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड का छोटा सर्कल बनेगा। सो इस यहाँ पे क्योंकि नेक जो है वो पतली हो गई है, अंदर कॉन्ट्रेक्शन आ गया है, कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा बन जाएगी। क्योंकि खुद सोचिए कि अगर यहाँ पे आपके पास पहले मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल इतना बड़ा बन रहा था और अब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल इतना कंजेस्टेड बनेगा पास पास में, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। सो कॉन्ट्रेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ गई है, लेकिन वो यूनिफॉर्मली है, यानी पूरे सर्कल पे बनी हो। तो होगा क्या, जे क्रॉस बी जो है यहाँ पे लो या फिर जे क्रॉस बी यहाँ पे लो, ये भी अंदर की तरफ पुश करेगा, ये भी इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ गई है। ऊपर डिफॉर्मेशन नहीं आया, नीचे डिफॉर्मेशन नहीं आया, तो ऊपर जितना फोर्स पहले लग रहा था वो फोर्स पहले की तरह लगता रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो बीच में डिफॉर्मेशन आ गया था उसकी वजह से जे क्रॉस भी अंदर की डायरेक्शन में और ज्यादा इंटेंस लगेगा। तो ये जो नेक बनी है, ये डिफॉर्मेशन आया है, ये और पतला होता जाएगा और ये ग्रो करता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक नेक की शेप बन गई है। तो प्लाज्मा इनस्टेबल हो गया क्योंकि एक्चुअल सिलेंड्रिकल कॉलम इस साइज का था और बीच में एक नेक बन गई है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। दिस इज कॉल्ड सॉसेज इनस्टेबिलिटीज। तो ये प्लाज्मा के अंदर दो टाइप की इनस्टेबिलिटी होती है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आई होप अभी आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे देख लीजिए, द सेल्फ, जस्ट अ मिनट, देखो, द टू इंपॉर्टेंट इनस्टेबिलिटीज आर, पहला क्या होता है हमारे पास, मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इनस्टेबिलिटीज दैट कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक प्रेशर एंड स्ट्रेस, इनस्टेबिलिटीज एसोसिएटेड विद पार्टिकल मोशन। अब आपको ये समझ में आएगा। लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ प्लाज्मा विद अ सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड, इसकी बात हो रही है डायग्राम ए की। द फर्स्ट टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन नोन एज किंक इनस्टेबिलिटी इज शोन इन दिस फिगर, ए में दिखा हुआ है, occurs when a linear pinch is bent due to some perturbation। ये जो लीनियर है ये हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा बेंट आ गया था, ठीक है। द लाइन ऑफ एजिमुथल इंडक्शन नियर द कॉलम आर बंच्ड टुगेदर, बंच टुगेदर का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें पास में आके बंच बना लेगी, है ना। एंड सेपरेटेड बिलो, तो ऊपर की तरफ तो वो पास आ जाएगी, तो यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया और इधर से वो देखो एरो बता रहा है कि वो दूर चली जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे घट गया। सो द कॉलम बाय डिस्टॉर्शन डाउनवर्ड्स, इसकी वजह से क्या होगा कि ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ने से अंदर की तरफ फोर्स लगेगा और इसका डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा। हेंस द मैग्नेटिक प्रेशर चेंजेस आर इन सच अ डायरेक्शन सो एज टू इंक्रीज द डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन बढ़ता जाएगा। सच अ डिस्टॉर्शन इज अनस्टेबल, ठीक है, ये आपके पास किंक इनस्टेबिलिटी होता है। द सेकेंड टाइप ऑफ डिस्टॉर्शन नोन एज सॉसेज और नेक इनस्टेबिलिटी शोन इन फिगर बी एंड अकर्स इफ द प्लाज्मा कॉलम इज पिंच्ड बाय चांस, यहाँ पे बीच में पिंच हो जाता है इन द नेबरहुड ऑफ कंस्ट्रिक्शन द एजिमुथल इंडक्शन कॉजिंग अ ग्रेटर इनवर्ड प्रेशर। तो अंदर की तरफ यहाँ देखो लाइनें बढ़ गई है, यहाँ अभी भी फैली हुई है, तो यहाँ बी जो है वो ज्यादा हो जाता है और ये नेक और ज्यादा पतली होती जाती है। इनवर्ड प्रेशर एट द नेक देन एल्सवेयर, दिस एनहांसेस द एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्शन, ठीक है। सो ये हमारे पास में हो जाती है नेक इनस्टेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दीज इनस्टेबिलिटीज सेवरल अदर काइनेटिक इनस्टेबिलिटीज सच एज फ्यूट इनस्टेबिलिटी एग्जिस्ट, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाकी इंपॉर्टेंट ये दो ही है, किंक और नेक इनस्टेबिलिटी जो है यही हमारे पास होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनस्टेबिलिटी।